गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हम सीख रहे थे अकाउंटिंग टर्म यानी पारिभाषिक शब्दावली। अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। आज हम सीखते हैं कि जब भी बिजनेसमैन अपने व्यवहार को लिखता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी मौद्रिक लेन देन, अर्थात जिस भी लेन देन से मुद्रा का आदान प्रदान होता है, रुपया आता और जाता है, उसे मौद्रिक लेन देन कहते हैं। लेखा शास्त्र में केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका मौद्रिक लेन देन होता है। तो आज हम सीखते हैं कि जो मौद्रिक लेन देन हुआ करते हैं उनको लिखने के लिए कौन सी पुस्तक सबसे पहले बनाई जाती है, यानी किस कॉपी में या किस बुक में उसको लिखा जाता है। हम लोग कहते हैं कॉपी, लेकिन बच्चों अकाउंटेंसी में जिसमें भी आप व्यवहारों को लिखते हो वो है बुक कहलाती है, बही कहलाती है। तो आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल पोर्शन से पहले आपको जानकारी जो होनी चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसमें लेखा करने के रूल्स क्या होते हैं, कौन सी बुक हमको सबसे पहले बनानी, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे तो हमको सबसे पहले किस में लिखना है, वो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो मेरा टॉपिक है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, यानी कि सबसे पहले लेन देनों को जिस बुक्स में लिखा जाता है, जिस बही में लिखा जाता है, उसको प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहते हैं। तो सबसे जो मूल पुस्तक है इसकी वो है जर्नल या रोजनामचा। जर्नल या रोजनामचा। बच्चों रोजनामचा का मतलब है रोज रोज होने वाले व्यवहारों को जिस पुस्तक में लिखा जाता है वह रोजनामचा कहलाती है या जर्नल कहलाती है। इसकी स्पेलिंग JOURNAL है ना बच्चों, ध्यान रखना, ये जर्नल है, जनरल नहीं है, ये जर्नल है, ठीक है, JOURNAL, ठीक है। ये जर्नल आपको सीखनी है। ये जर्नल जैसे आप बच्चों जब आप छोटे थे, अगर आपको याद हो कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ना कभी सीखा तो सबसे पहला काम आपको ABCD आनी चाहिए थी। अगर आपको ABCD नहीं आती है या हिंदी शब्द भाषा में आपको वर्णमाला नहीं आती है तो आप कभी भी ना तो हिंदी पढ़ना सीख सकते और ABCD नहीं आने पर आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते। ऐसे ही अकाउंटेंसी में बच्चों अगर आपको ये एंट्रीज करना नहीं आती है, जर्नल बनानी नहीं आती है, तो आप लेखा शास्त्र में कुछ नहीं कर सकते। ये जैसे इंग्लिश में ABCD का रोल है बच्चों, वैसे ही अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री का रोल है। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री आपकी 11वीं क्लास के लिए ही बेस नहीं है, ये जर्नल एंट्री के बेस पर पूरा लेखा शास्त्र टिका हुआ है। तो इसीलिए लेखा शास्त्र का ज्ञान होने के लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आनी चाहिए और मैं आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। लेकिन मैं उसको शुरू कराने से पहले आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जर्नल एंट्री क्या होती है। तो बच्चों जर्नल या रोजनामचा एक मूल पुस्तक है, लेखा करने की मूल पुस्तक है, वही है, किताब है, जिसके अंतर्गत जितने भी मौद्रिक लेन देन होते हैं, बच्चों गौर करना, मौद्रिक लेन देन होते हैं, जो गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं लेखा शास्त्र में उनका कोई रोल नहीं होता, उनको नहीं लिखा करते हैं। जो मौद्रिक लेन देन का मतलब है जिसमें पैसा आता और जाता है, केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाता है। तो मौद्रिक लेन देन को जब सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है वह पुस्तक जर्नल या रोजनामचा कहलाती है। अब लिखने की भी एक विशेष प्रक्रिया होती है और उस विशेष प्रक्रिया से पहले हमको ये दो अवधारणाएं देखनी है, यानी कि पुराने जमाने के लोग किस आधार पर लेखा करते थे और वर्तमान समय के लोग किस आधार पर लेखा करते हैं, उस लेखा करने के रूल्स क्या हैं, वो मेन बात होती है। तो जो परंपरागत अवधारणा हुआ करती थी उसमें पूरे बिजनेस को 3 पार्ट में होने को इनके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन हमें अभी रोजनामचा बनाना सीखा है तो मेन आपको 3 प्रकार के खातों के बारे में जानना है कि एक व्यापार में 3 प्रकार के खाते होते हैं, पूरा व्यापार इन 3 प्रकार के खातों से बना होता है। फर्स्ट है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बच्चों जैसे आप और मेरा खाता, जैसे किसी कंपनी का खाता, जैसे किसी बैंक का खाता या किसी संस्था का खाता, यह व्यक्तिगत खाता कहलाता है, ठीक है बच्चों। वस्तुगत खाता, व्यापार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का खाता, जैसे आपके व्यापार में आपकी बिल्डिंग है तो उसका खाता, फर्नीचर है तो उसका खाता, जो संपत्ति का खाता होता है ना बच्चों, वह सब रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे आपके व्यापार में कैश है
कैश भी वस्तुगत खाता माना गया है, वस्तु माना गया है कैश को, तो कैश का खाता है ना। ये जैसे आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपके नाम का खाता अलग होता है, मेरे नाम का खाता अलग होगा, आपके पिताजी के नाम का खाता अलग होगा, आपकी माताजी के नाम का खाता अलग होगा। तो ये खाते आपको बनाने सीखने हैं, इस खाते से मतलब ये आपको सीखना है। तो इन खातों के अकॉर्डिंग आपके रूल्स चलते हैं। तो जब आपका बैंक में आपका खाता है तो वो है व्यक्तिगत खाता, लेकिन अगर बैंक में तो खैर वस्तुगत खाता नहीं होता, लेकिन व्यापार में तो बहुत सारी वस्तुएं होती है ना। जैसे फर्नीचर का खाता खुला, अगर आपने व्यापार में फर्नीचर है तो उसका खाता खोलना पड़ेगा, मतलब सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जो भी आपके पास व्यापार में अवेलेबल है, प्रत्येक वस्तु का एक खाता होगा, वह वस्तुगत खाता है। साथ में व्यापार में होते हैं खर्चे और आय। तो खर्चे और आय का जो खाता होता है वह नाम मात्र का खाता कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे व्यापार में, वे छोटे या बड़े, जैसे हमने जो उसमें सीखा था पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, वो जितने भी खर्चे हुआ करते हैं वह खाता कहलाता है नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र का खाता। ये थी प्राचीन अवधारणा। नवीन अवधारणा क्या कहती है? नवीन अवधारणा के अनुसार खातों के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक संपत्ति खाता यानी वस्तु का खाता, वह संपत्ति जो आपकी चीज़ है, आपकी है। जैसे अगर आपके व्यापार में कोई फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर्स हैं, ये सब संपत्ति हैं, और ये संपत्ति का खाता असेट्स अकाउंट कहलाता है। दायित्व का खाता, जो भी व्यापार से आपको चुकाना है वह दायित्व का खाता है। लायबिलिटीज़ है, जैसे आपने कैश उधार ले रखा है, जैसे आपने बैंक से उधार ले रखा है, जैसे आपने बाजार से किसी बड़ी कंपनी से कुछ लंबा समय के लिए उधार ले रखा है, थोड़े समय के लिए उधार लेकर आपने उधार माल खरीद रखा है, तो वह भी आपका दायित्व है। जो भी आपको चुकाना है आज और आज के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो वह सब आपको जो भी चुकाना है वह आपका दायित्व है। तीसरा है कैपिटल अकाउंट, यानी व्यापार का स्वामी व्यापार में जितना भी पैसा लगाता है या संपत्ति लगाता है अपने घर से ला करके, वह उसका पूंजी खाता कहलाता है। व्यापार का स्वामी अपने घर से कैश लाए, बैंक बैलेंस लाए, संपत्ति लाए, कुछ भी लाए, वह उसकी कैपिटल कहलाती है। तो तीसरा खाता कैपिटल का खाता कहलाता है। चौथा खाता होता है एक्सपेंसेस का अकाउंट। जैसे व्यापार के स्वामी ने कोई व्यापार के लिए कोई किराया चुकाया, कमीशन चुकाया, कोई खर्चा, किसी भी प्रकार का खर्चा चुकाया, जैसे डिस्काउंट दिया, या फिर कोई पैसा डूब गया, या कोई संपत्ति घिस गई, डेप्रिसिएशन लगा, ये सब खर्चों के खाते होते हैं या लॉस के खाते होते हैं, या खर्चा खाता कहलाता है। जैसे खर्चा होता है वैसे बच्चों आय भी होती है। हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष आय, हमने पढ़ा था क्या पूंजीगत आय, हमने पढ़ा आयगत आय। तो वह सब इनकम जो व्यापार का स्वामी कमाता है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, वह सब आय इनकम अकाउंट कहलाता है। तो आज आपको पढ़ना है इन सब खातों में लेखा करने के क्या रूल हुआ करते हैं। तो बच्चों मैंने टॉपिक लिया है जर्नल या रोजनामचा, और जर्नल या रोजनामचा बनाने के लिए मेरे को इन 3 खातों के रूल सिखाने हैं कि व्यक्तिगत खाते का क्या रूल है, वस्तुगत खाते का क्या रूल है, और नाम मात्र के खाते का क्या रूल है। तो जब आप इसको करने बैठोगे तो सबसे पहला काम आपको थियरी जब उतारनी है तो आपको प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक जर्नल, चलो आज मैं आपको खुद अपने हाथ से नोट्स बना करके भेज दूँगी, आप उसी के अकॉर्डिंग उतार लीजिएगा। तो आज हम चल रहे हैं खातों के प्रकार और खातों पे लेखा करने के नियम। तो हम सीख रहे हैं व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र के खाते में लेखा करने के नियम, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने लिया व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता का मतलब है कोई भी व्यक्ति का खाता या संस्था का खाता, जिसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या रूल है कि जो भी व्यक्ति पा रहा है, यानी व्यापार में जो पाने वाला व्यक्ति है, यानी जिस भी व्यक्ति को कोई वस्तु मिल रही है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, डेबिट करो, ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्या है, हर एक खाते पर 2 रूल है बच्चों। तो जो देने वाला व्यक्ति है उस देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, ठीक है बच्चों। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। अब आपके लिए तो एक नया शब्द आ गया, ये डेबिट भी और ये क्रेडिट भी, ठीक है ना बच्चों।
डेबिट का मतलब होता है नाम, क्रेडिट का मतलब होता है जमा। क्या होता है बच्चों, अगर आपने कभी बैंक की जो आपके लिए बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो, या आपके पिताजी या आपके माताजी बैंक से जो ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कभी उसका मैसेज पढ़ना। उस मैसेज में क्या सिस्टम होता है, जब कोई अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करा कर आते हो तो आपका मैसेज आएगा अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, अगर आप बैंक से पैसा निकाल करके लाते हो तो अमाउंट डेबिटेड। तो आपको जस्ट इसका उल्टा चलना है। उल्टा क्या चलना है, यदि कोई व्यक्ति पा रहा है, पाने वाला व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु मिल रही है या कोई चीज़ मिल रही है, तो जो भी व्यक्ति पा रहा है उसको डेबिट करना है। डेबिट का मतलब होता है नाम करना है। नाम करने का मतलब है उसका दो पक्ष होते हैं लेखांकन करने के, एक नाम और एक जमा, डेबिट और क्रेडिट। तो हमको ये देखना होता है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो दो पक्ष को लिखने का तरीका होता है कि डेबिट और क्रेडिट, या नाम और जमा। सेकेंड रूल होता है वस्तुगत खाते। तो वस्तुगत खाते का रूल होता है बच्चों, वस्तुगत खाता मतलब रियल अकाउंट यानी वस्तु का। यह वस्तु संपत्ति के रूप में हो सकती है। संपत्ति दीर्घकालीन, अल्पकालीन यानी कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स भी हो सकती है, चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति हो सकती है। इन सब टॉपिक को हमने पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ा। तो यहाँ क्या रूल है, जो आपके व्यापार में वस्तु आ रही है, कोई भी वस्तु आ रही है, यानी व्यापार में जो भी वस्तु है, आने वाली वस्तु को डेबिट करना है। ऐसे लिखते हैं डेबिट, DR करके। DR का मतलब होता है डेबिट इन रुपीज। रुपए में लिखना है, रुपए के बिना कोई अकाउंटेंसी में वैल्यू नहीं। तो व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट, ठीक है। और ऐसे ही व्यापार से जब कोई वस्तु जा रही है, आपके व्यापार से कोई भी वस्तु जा रही है, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, अगर आपने कोई माल खरीदा तो आपके पास माल आया तो माल को डेबिट करना है, लेकिन बदले में कैश जा रहा है तो कैश भी एक वस्तु है, कैश को क्रेडिट यानी जमा करना है। तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करना है, ठीक है। जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो आया क्या, फर्नीचर, गया क्या, कैश। तो फर्नीचर को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। आपको ये सीखना है सबसे पहले मैं किसको डेबिट करूँ और मैं किसको क्रेडिट करूँ। ऐसे ही जो तीसरा खाते का रूल होता है, तीसरा खाता होता है वो नाम मात्र का खाता, ये वाला नाम मात्र का। इसमें भी लेखांकन करने के दो नियम, जितने भी खर्चे हैं या हानि है उसको तो आपको डेबिट करना है, ठीक है। जितने भी खर्चे हैं या हानि है उसको आपको डेबिट करना है, और जितनी भी आय हुई है या लाभ हुआ है उसको आपको क्रेडिट करना है यानी जमा करना है, ठीक है। जो भी खर्चे, जैसे कि आपने रेंट चुकाया तो रेंट को डेबिट करना है, लेकिन अगर रेंट मिल गया तो रेंट को क्रेडिट करना है। अब देखो बच्चों, रेंट चुकाते वास्तव में तो जाता है कैश यानी रुपया जाता है, तो रेंट को डेबिट करना है, जाने वाली वस्तु हो गई कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। प्रत्येक व्यवहार में दोनों पक्ष जरूर प्रभावित होंगे, यानी एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, यानी कभी भी कोई भी मौद्रिक लेन देन होगा तो इन तीनों में से एक रूल लगेगा, यानी कोई भी एक चीज डेबिट होगी, चाहे व्यक्ति डेबिट हो, चाहे वस्तु डेबिट हो, चाहे खर्चा हो, और एक चीज क्रेडिट होगी, चाहे देने वाला व्यक्ति क्रेडिट हो, चाहे जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो, चाहे आय क्रेडिट हो। तो एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, तो आपको यह व्यवहार को पढ़ने पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस चीज को मैं डेबिट करूं और किस चीज को मैं क्रेडिट करूं, ठीक है बच्चों। तो ये खर्चों और हानि को डेबिट करना है, आय एवं लाभों को क्रेडिट करना है। आज आप इसको सुनो ध्यान से, और आपको जो मैं नोट्स भेज रही हूँ वो आप लिखो। कल मैं आपको इसको व्यवहार में करना सिखाऊंगी, लिखना सिखाऊंगी, और जब लिखना सिखाऊंगी तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा बच्चों। यहाँ से आपका लेखा शास्त्र को सवालों की तरह करने का टॉपिक शुरू होता है, तो उसके लिए पहले रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो आज आप इस टॉपिक को करेंगे, आपको मैं नोट्स भेज रही हूँ, उस नोट्स को कॉपी में उतारेंगे, साथ में इसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पर्सनली मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।